थैंक यू। ETH RTH, okay, that means your R1 R2 and this VCC supply, so that has been changed, or this input side has been changed to its ATH and RTH. RE, okay, then RC, VCC, IC, VBE, and this current is IE. Okay, so after this, what we have done, we have done a loop here. Okay, from that loop equation, we had found out how much is your IB. This current is your IB. Okay, so we had found out an equation for IB. So how much is the IB equation? Tell me. Who can say? ETH minus IB RB RTH. So basically, how we are getting minus VB. We put a KVL loop equation here. So ETH minus IB RTH IB RTH minus VB RTH minus VBE minus IRE equal to minus 0. IERE. Okay. लेकिन हमको निकलना है क्या? IB निकलना है. ओके, तो IB निकलना है, तो इसलिए IE को हम IB टर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसमें IE के जगह क्या डाल सकते हैं? हमको पता है IE इक्वल टू हाउ मच ऑफ IB? बोलो. IB by beta plus 1. We know that IE equal to beta plus 1 IB. ठीक है? yes or no? Yes. क्योंकि हमको पता है IE इक्वल टू IC प्लस IB. ठीक है, तो IC के जगह हम डाल सकते हैं क्या? बीटा IB प्लस IB. ठीक है, तो बीटा IB कॉमन ले लिया, बीटा प्लस 1 IB. ओके, अरे यस बोलो. सर इसमें नहीं समझ में आया सर. इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ किए ना हाँ, बगल में, हाँ, वो सर कैसे हो गया? ETH समझ नहीं है सर. उस दिन पे एक फिर से बताना पड़ेगा क्या? अच्छा, वो बताऊंगा. ठीक है, अभी तो थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए. ये ठीक है ना? नहीं, हाँ यस सर. ये ओके. ये क्या है, बोल रहा हूँ कि R1 R2. ओके, ये R1 R2 का सिर्फ तुम इतना याद रखो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वो कैसे निकालते हैं. ये जो इनपुट पार्ट है, ओके, ये इनपुट पार्ट को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे. ओके, सो इट्स इक्विवेलेंट विल बी, अगर इसको R1 R2 और ये सप्लाई है VCC. ओके, इसके बाद तो ये जो भी तुम्हारा है BJT इसको सप्लाई कर रहा है ना. ठीक है, ये तुम्हारा जस्ट R1 को ऐसे रोटेट कर दिया. ओके, R1 को रोटेट कर दिया और VCC सप्लाई इधर लगाया, VCC R1 R2, और उसके बाद यहाँ से जाके ये BJT को सप्लाई दे रहा है. ठीक है, तो उसमें ये जो पार्ट है, ये जो इनपुट पार्ट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम करेंगे. ओके, वो कैसे निकालते हैं कि जहां से लोड को कनेक्ट हुआ है वो लोड से साइड से दिखोगे. ओके, तो देखने के बाद
पहले आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए जितना वोल्टेज सोर्सेस है उसको शॉर्ट कर देंगे। ओके, करने के बाद ये जो लोड लगा है और ग्राउंड, इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी कितना रेजिस्टेंस है, अगर इसको शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज को, ये दोनों पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 पैरेलल टू R2, so that is called as RTH। R1 R2 by R1 plus R2। हाँ, R1 पैरेलल टू R2, ये हो गया तुम्हारा RTH। और ETH क्या है, अभी शॉर्ट को हटा देंगे। ओके, जैसे था वोल्टेज था वही रहेगा, वही सेम चीज। ओके, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना आता है ये नेटवर्क के वजह से, वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा एक वोल्टेज सोर्स है VCC R1 R2, तो इधर वोल्टेज डिवाइडर रूल डाल दो, डाल के R2 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। So that voltage is your ETH। Yes sir, yes sir। Okay, ETH is your R2 by R2 R2 R1 plus R2 VCC। into VCC। ओके, तो ये दोनों तुम्हारा ETH और RTH आ गया। दैट मींस ये जो R1 R2 इनपुट साइड है उसका इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है और इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज कितना है वो हमको मिल गया। ओके, वो मिलने के बाद इसका इक्विवेलेंट यस सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू। हाँ, वो समझाया था, तुम उसको भूल गए हो, एक हफ्ता हो गया है, ठीक है, उसको नहीं देखा सर, नहीं क्लास शायद। है ही नहीं सर। ओके, ठीक है, तो तुमको ETH और RTH मिल गया। तो ये जो इनपुट साइड R1 R2 था उसको उसका इक्विवेलेंट जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उस ये होने के बाद हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो गया। सिर्फ इसमें एक लूप डाल दिया, लूप डाल के अभी प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। तो इधर आई के जगह बीटा प्लस 1 IB इंटू RE इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जस्ट सभी IB को राइट साइड को ले लो। ओके, और इसको कैलकुलेट करो। अब जो वन साइड करके IB को हमको निकालना है। ओके, तो IB इक्वल टू ETH माइनस VBE इक्वल टू, ये सबको राइट साइड लेके IB को कॉमन ले जाओ, IB होल इनटू RTH plus beta plus 1 into RE। okay, implies your IB equal to ETH minus VB by RTH plus beta plus 1 RE। ओके, इतना हम पहले क्लास में, लास्ट क्लास में हम निकाले थे ऑलरेडी। ओके, जस्ट इट इज अ रिपीटेशन। ओके, राइट। So here you can mark one thing, इसको इरेज कर देता हूँ। जस्ट याद रखो RTH कैसे निकालना है, R1 पैरेलल टू R2 और ETH है R2 by R1 plus R2 into VCC। अभी एक चीज देखो कि हमारा जो IB जब निकाल रहे हैं, ओके, IB जब निकाल रहे हैं क्या क्या रेजिस्टेंस सफर हो रहा है। RTH आ रहा है किसके वजह से, तुम्हारा R1 और R2 की वजह से RTH आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या आ रहा है, RE आ रहा है। लेकिन RE जो है सिंपल ओनली RE नहीं, RE क्या है, बीटा प्लस 1 इंटू RE। तो वो क्यों है, वो क्यों बीटा प्लस 1 RE है, बिकॉज जब हम IB निकाल रहे हैं दिस करंट इज IB, लेकिन इधर हम लूप में ये करंट, दिस करंट इज नॉट IB, दिस करंट इज IE। okay, whereas this IE is beta plus 1 times of IB। so since this IE is beta plus 1 times of IB, so that's why this RE is appearing beta plus 1 times to the IB। okay, so that's why we can say how much resistance is offered by this emitter resistor, so that resistance which is offered by this resistor is equal to beta plus 1 into RE। okay, so in simple words, if you say that how much resistance
is offered by this BJT and this RE. Okay, so that is equal to beta plus 1 into RE. Okay, so that's why just I'm erasing this one, or let it be there. Okay, suppose I want to find out. Okay, okay, इससे मुझे एक निकालना है. सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस को हम एक RI इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीजेटी, ओके, इसी टर्म में हम निकालेंगे. तो RI कितना होगा? RI विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 RE, क्योंकि इसमें देखो ये टोटल जो नेटवर्क में RTH टर्म है के, ओके, ये RI टर्म है. ओके, तो उसमें ETS माइनस VB बाई RTH टर्म ये आ गया इसके वजह से, और ये जो है RI, so this term is RI or the input resistance offered by this BJT network. Okay, so I can say the input resistance offered by this BJT network is equal to beta plus 1 RE. So this RI equal to beta plus 1 RE. Okay, or how much resistance is being offered by this BJT network, that is, if that is represented by RI, so then RI equal to beta plus 1 RE. Okay, though this resistor value is RE, but it is appearing as beta plus 1 RE to the input current. IB current को कितना हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहा है? बीटा प्लस 1 RE हिसाब से वो appear हो रहा है. Okay, so just remember that input resistance of this BJT circuit is represented by beta plus 1 RE. Okay, I can say right here RI equal to beta plus 1 RE. Understood? So now again let us say I want to draw this circuit, not the complete circuit, one thing just I want to explain. That's why let us say this is VCC, this is my R1, this is my R2. Okay, and here ये पॉइंट से ये ब्रांचिंग हो गया और ये बीजेटी लगा है. ओके, एंड बीजेटी का रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है? ये RI. ओके, ठीक है. Why I have done this thing? Just I want to explain some things. That's why I have drawn this one. Okay. So first of all, we found out that the input resistance offered by this BJT is equal to beta plus 1 RE. Okay. Suppose I am drawing another figure where this R1, R2 are there, R1, R2 are there, and the input resistance. Okay. जो ये इसका जो input resistance जितना BJT ऑफर कर रहा है RI, उसका ड्रा क्या है? तो जब ये करंट इससे फ्लो हो रहा है, सपोज दिस इज I1, इसमें I2 है, इसमें जा रहा था बेस करंट IB. ठीक है, सपोज इसमें नाम दे दो I1 करंट, I2 करंट एंड IB करंट, है कि नहीं? इधर से कुछ करंट आया, सपोज उसका नाम है I1, और यहाँ से ब्रांचिंग हो जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट बेस को जा रहा है. तो दिस वन इज टोल्ड एज I2, दिस इज टोल्ड एज IB. ओके, एंड ये जो टोटल पाथ है और टोटल इनपुट साइड है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? RI. ओके, so that's why this resistance value is RI and this resistance value is R2, this is R1, and I1 current is coming. Now it is branched, and this current is named as I2 and this current is named as IB. Okay, now one thing you know, that current always try to flow in low resistance path or high resistance path? Lower resistance path. Low resistance path. Okay, obviously if the resistance is high, okay, so less current will try to flow in that path. Okay, suppose assume if RI is much greater than R2, if this input resistance or RI is much greater than R2, then how will be IB and I2?
if then IB will be This greater than Sara, I2 is greater Sara, than IB. I2 will be greater than IB, sir. IB is much smaller than I2. I2. Okay. If Ri is much larger compared to R2, then I can say सारा करंट उधर ही चला जाएगा सर RI में. नहीं वो जाएगा बाद में. सुनो, अभी अगर मान लो कि ये बहुत ज्यादा है, ओके, ऐसा नहीं. If it is infinite, then only all current will go here. Okay. हाँ, If yes it sir, is- yes yes. it is larger, then less current will go. So gradually, if this Ri is gone increasing, then IB का वैल्यू कम होता जाएगा. Okay, इस तरफ का. So if Ri is much larger than R2, then IB is much smaller than I2. So this is the general principle. Okay. Suppose we will assume that Ri is 10 times of R2. Okay, ये जो Ri ये 10 times of R2. Okay, so in this principle, I can say not just if Ri is equal to 10 times of R2, then IB equal to 10 times of I. less than, okay. Okay, not exactly like that. Okay, so my point is that if IB is larger than this I2, then Ri, sorry, if Ri is larger than R2, then IB will be smaller than I2. Okay, so similarly, if this Ri is 10 times greater than R2, okay, then IB will be 10 times smaller than I2. Okay, Yes sir, समझ गया. in this way, if this Ri increases, then IB will be less. Suppose we are assuming this Ri is much larger compared to this R2. So in that case, IB will be much smaller than I2. Okay, so in a particular condition, we can assume that the IB is very small compared to I2. Then we can neglect this IB also. Okay, okay. So now what I am doing, I am just doing the calculation of this voltage divider circuit in a different way. Okay, so that our calculation will be less. Okay, and that is called as the approximate analysis. Okay, so once it will be complete, then we will do one problem, so it will be easy. And directly there is a condition when you can apply this approximate condition or approximate analysis, okay, to find out the answer quickly. Right. Okay, so here you just write like this. Is it visible or okay? Yes sir. If beta plus 1 Re is okay, so Ri, okay, so basically Ri we have found out that it is beta plus 1 Re. So if this beta plus 1 Re is 10 times greater than 10 R2, then I can say IB will also be smaller, Less than 10 times of equal to 10 times 10 of times of I2. Okay, and if this I2. IB is less than equal to 10 times of I2, at that time we can neglect IB compared to your I2. Okay. So basically, if this Ri or input resistance is 10 times greater than R2, then your IB current is 10 times smaller than. Oh, okay. So इसमें उल्टा हो गया. 10 I2 में okay. ओके, IB जो है ये I2 का 1/10 से भी कम हो जाएगा. ठीक है, अगर IB जो है I2 का 1/10 से भी कम होगा, that means this IB is much smaller compared to I2. At that time we can neglect IB
compared to I2. Okay, so if IB is approximated as 0, okay, we are saying that टोटल I1 करंट था, उसमें से I2 गया और IB गया, लेकिन IB जो है ये I2 का 1/10 से भी कम है, दैट मींस IB बहुत छोटा है, तो वी कैन से IB is approximately equal to 0. So if IB is approximately equal to 0, I2 is equal to I1, yes or no? I'm doing a approximation. Okay, I'm Yes, saying sir, that yes, sir. IB is approximately equal to 0. So if IB is approximately equal to 0, I2 is equal to I1. Okay, so if IB equal to I1, IB is I'm writing implies I2 is equal to I1. So if I2 equal to I1, can I find out this voltage? This point is, let us say this point is B point B, and this voltage is named as VB. Okay, so if I1 equal to I2, then can I find out how much is VB? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How much it will be? Tell me. PCC minus I1 R1 R1 1 minus minus VB VB minus minus R2 I2 is equal to I2 0. equal to 0. हाँ, अच्छा वो सब करो, करके मुझे डायरेक्टली बोलो कितना फाइनल वैल्यू है तुम्हारे पास। R1 है, R2 है, VCC है। ओके, एक मिनट, एक सिंपल चीज है, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? वोल्टेज लॉ, वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर लॉ। डिवाइडर रूल। पहले Yes, वो sir. वोल्टेज डिवाइडर लॉ अप्लाई नहीं कर पाते थे, क्यों? हम ये IB को 0 नहीं मानते थे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते थे। ओके, तो पहले क्या था, हम एग्जैक्ट एनालिसिस में कर रहे थे, मतलब कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, तो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होके I2 जाता है और IB जाता है, तो इसमें मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं डाल सकता हूँ। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जहां ये इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है R2 से, ओके, उस टाइम पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए IB करंट नहीं जाएगा। ओके, अगर IB करंट नहीं जाएगा, इट इज 0, सपोज दिस इज IB इक्वल टू 0, तो पूरा का पूरा करंट इसमें जा रहा है। ओके, सो इट इज सिंपल VCC R1 R2। ओके, तो R2 के अक्रॉस में, मतलब इसमें कितना वोल्टेज है, I can apply this voltage divider rule. माइनस कर Okay, so that is equal to how much? R2 by R1 plus R2. R1 plus R2 into VCC. Okay, so VB equal to R2 by R1 plus R2 देंगे into VCC. Okay, once I get VB, can I find out how much is this VE? मुझे VB पता है, मुझे VE निकालना है। Can I find out? यस सर, हाँ, कैसे निकालेंगे? इसे केवीएल लगा देंगे सर, अरे, या फिर आरई सर, अरे ये बता होगा सकते हो R2 क्यों? बाई R2 बाई आप लोग R2 जाओगे, बाई, मैं ये सब कर रहा हूँ सिंपल होने के लिए। हाँ VB पता है सिंपल, और क्या? हाँ VBE पता है, ये 0.7। Yes. हाँ, VB Minus VB. VB मतलब 0.7। ओके, ये वोल्टेज मिल गया, मुझे VB पता था, ये वाला वोल्टेज जो है 0.7, तो दिस VB माइनस 0.7, मुझे VE मिल गया। ओके, तो VE इक्वल टू 0.7। ओके, उसके बाद can I find out IE? I know VE, so this voltage I know. Okay, I want RE, I know, I want to find out IE, VE बाई आरई सर, right? IE equal to VE by RE. आरई, Okay, okay, so now I know IE, how much will be IC? Approximately it will be same, you can calculate it, otherwise you can, it will be approximately same. If you want to calculate, then see, you have IE, सर IB 0 अगर ले रहे थे हम लोग, तो वो तो सेम ही हो जाएगा सर,
क्या हुआ सेमी आई सर्किट में नहीं नहीं आईबी जीरो है तो आईबी को हम जीरो अप्रोक्सीमेट किए हैं ओके हाँ तो फिर आई को नहीं आई ओके तो फिर वो तो सेम हो जाएगा सर आईसी इक्वल टू आई ही हो जाएगा राइट 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 वही जीरो अप्रोक्सीमेशन किए हैं ओके वो यस सर अप्रोक्सीमेशन किए हैं लेकिन एक्चुअली वो अप्रोक्स जीरो नहीं है वो छोटा वैल्यू है okay so that's why directly it is also taken I is approximately equal to IC or not like that IC is approximately equal to IE okay otherwise if you want to find out then also you can find out like you know that what IC equal to no IE equal to आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी beta plus 1 IB आईबी सर रुको आईबी प्लस आईसी beta plus 1 IB ओके तो उसमें से आई तुमको कैलकुलेट हो गया था बीटा प्लस 1 है तो उसमें फिर IB निकल के ओके IB निकल जाएगा फिर IC विल बी सर वहाँ पे जंक्शन बन रहा है सर जंक्शन बन रहा है वहाँ पे वैसे भी बीटा कर IB सकते हैं दिख नहीं रहा ऐसे करके IB कितना है वो निकालोगे उसके बाद IC विल बी इक्वल टू नेक्स्ट IC will be equal to beta IB. Okay, so in this way also you can do, but you don't have to do this thing. Okay, don't do like this because it will take time, and the result will be also same, almost same. Okay, so you go with this one. IC is approximately equal to IE. Okay, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर which one? सर सर वहाँ पे जंक्शन बन रहा है तो लिख सकते हैं हम लोग आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी IE equal to आई सी प्लस आई बी IB, right? और सर आई बी को हम लोग वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से हम लोग जीरो वहाँ पे जीरो लिए किए थे थे, तो हाँ वो जीरो कर देंगे तो वो हाँ इक्वल तो हो इसीलिए जाएगा फिर इसको अप्रोक्सीमेशन किए थे जीरो जीरो तो इसलिए IC इक्वल टू आई ओके सो दैट्स व्हाई ये वाला भी ठीक है ओके राइट so here basically what you have to do you have to start from this thing ये condition है so this is the condition to apply approximate analysis condition to apply approximate analysis so here we are discussing about your approximate analysis okay so in the last class or previous method where we are finding out the RTH and ETH and then we are calculating your IB then we are calculating IC and next we are finding out the other parameters so that was the exact analysis that means we have not neglected anything but here basically we have neglected something what you are neglecting that we are assuming that if this Ri is much larger than R2 then IB is equal to 0 or IB is much smaller than R2 and if it is much smaller then we can assume that IB equal to 0 so if it is 0 then I can find out this voltage VB applying voltage division rule so once I get VB then I can find out how much is VE by subtracting 0.7 and once I get VE I can divide RE so that I will get IE so once I get IE I know that IC is approximately equal to IE okay okay 10 टाइम्स तो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं था सर तो फिर क्यों हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं नहीं 10 times not 10 times you see here beta plus 1 RE okay so this input resistance बीटा is का भी वैल्यू होगा ये सर right so that is the thing okay uh, right once you get IC if it is asked to find out VCE how will find out VCE तुम्हारे पास RE पता है RC पता है
और ये जो करंट IC IE दोनों सेम है उसको वो भी पता है, तो VCE कितना होगा? सिंपल चीज है, सर कोई KVL डालो। क्या बोले सर? VCE कितना है? इधर आउटपुट साइड में KVL डाल के बोलो। Sir, BCC minus ICRC हाँ minus IRE. राइट, दैट इज इक्वल टू VCE। इसको एरेज कर देता हूँ। अगर तुम राइट साइड में एक लूप इक्वेशन डालोगे, BCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE equal to 0. Okay, and just you can put the approximation BCC minus RC minus BC. In case of IE, you can also write IC because we are approximating IC is equal to IE. Okay, just rearrange it. VCE equal to VCC minus IC whole into RC plus RE. Okay, so now we'll check, we'll do one problem. So first of all, before applying the approximate analysis, we have to check this condition. If this condition is satisfying, then if you do in exact analysis and this approximate analysis, both the results will be almost same. Obviously, the exact analysis is the 100% right. That is true. Okay, but in approximate analysis, maybe let us say it is 99% right if this condition is satisfied. Okay, and if this condition is not satisfied, then if you do the problem, same problem in exact analysis and approximate analysis, you will find this result as differing. Okay, because this method can be applied only if this condition is satisfied. Okay, so we'll check with a problem that if this condition is satisfying both in exact analysis and the approximate analysis, the results are almost same. Then another problem we'll take where this condition is not satisfying. There also we'll do in both the method. In exact analysis and approximate analysis, we'll find out that the results are differing. Okay, so in the exam, most of the times, let us say if it is directly asked that do the problem in exact analysis, then you have to go in the direct exact analysis method. But if it is nothing written, okay, a problem is given and it is asked to find out this thing. Okay, so obviously, if it is possible to do in the approximate analysis, then your time will save. Okay, but before that you have to check whether it is satisfying the condition for approximate analysis. If it is satisfying, then you can go with the approximate analysis also. Okay, we'll see a problem. So last class we have done this same problem, okay, using exact analysis. Okay, so the same problem we are doing now using approximate analysis. $10K is your RC,
RE is 1.5K, then R2 is 3.9K, then this is 39K, R1. Okay, just you can check your copy. If you have done in this last class, if you have written this problem, we have done using using exact analysis also. Okay, yes or no? Have anyone written it? Yeah, no one have written. With beta was given as 140. Have anyone written in this last class? Yes sir, yes sir. हाँ, तो उसमें कितना वैल्यू आया था बोलो, जो एग्जैक्ट में किए थे? सर ETH आया था 2 वोल्ट, RTH आया था 3.55 के, IB आया था रुको, 6.05 ETS 2 वोल्ट, RTS आया था 3.55 के. हाँ, और IB आया था 6.05 माइक्रो एम्पियर हाँ, और IC आया था 0.85 मिली एम्पियर हाँ, और VCE आया था 12.22 वोल्ट. राइट. VC equal to 12.22 volt. 12.22 volt. So this was the result answer we are getting in exact analysis. Exact. Okay. That means पहले क्लास में और जो कर रहे थे वो सारे एग्जैक्ट एनालिसिस. ओके, तो दोनों एनालिसिस हम देखेंगे इसमें. एक है एग्जैक्ट एनालिसिस एंड अनदर इज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. ओके, पहले ये आंसर हमको मिला था लास्ट क्लास में जो सॉल्व किए थे. ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में करके देखेंगे कि ये उतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, so first of all what you have to do, you have to check whether the condition is satisfying or not. Okay, so first you will check the condition is beta plus 1 RE should be greater than equal to 10 R2. Okay, or simply also it is checked with beta RE, क्योंकि बीटा का वैल्यू एक लार्जर क्वांटिटी है. सपोज 200 300 इस तरफ का लार्ज क्वांटिटी होता है. ओके, तो बीटा प्लस 1 नहीं लेके सिंपल एक मतलब याद रखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए इजी है, तो इसलिए इसको बीटा आरई भी ले लेते हैं. ओके, अगर बीटा आरई 10R2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बीटा प्लस 1 आरई भी ज्यादा होगा ना, नहीं? तो इसलिए बीटा आरई भी हम चेक करते हैं. चेक इट whether it is satisfying. Condition, check it. This is the condition to check whether the approximate analysis can be applied or not. Beta RE, okay, 140 into RE 1.5 K. Okay, these are 10 R2, 10 times 39 into 3.9 K. Is it true or false? True, sir. True. Okay, so it is 210. 210K is greater than equal to 39K. Okay, it is even much larger. Okay, so it is satisfied. Our condition satisfied. The condition for applying approximate analysis is satisfied. Okay, so that means basically here if you apply this voltage approximate analysis, then the result what we will get, that will be almost same to this one. Okay, so we'll find out that thing. Okay, so first what I'll do, first I will find out VB. Okay, using voltage division rule here. Okay, next once I get VB, I'll find out VE by subtracting 0.7. Once I get VE, I'll divide RE and I'll find out IE. Okay, next IC is equal to IE. Okay,
नेक्स्ट VCE इक्वल टू VCC माइनस IC होल इनटू RC प्लस RE, उतना ही है, उतना क्विकली हो गया तुमको, और RTH ETH वो सारे निकलने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्विकली हो जाएगा ना, तो बोलो VBB कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके बोलो, और कैलकुलेशन से पहले मुझे बोलो VB कितना होगा, मतलब क्या करना है। अरे बोलो, कोई तो बोलो, क्विकली बोलो। सर R2 by R1 R2 by R1 plus R2 by VCC। इक्वल टू, इसका वैल्यू डालो 3.9 K बाई R1 plus R2 39 K प्लस 3.9 K इंटू 22 इक्वल टू, ये तुम्हारा आएगा या 2 वोल्ट। All if you are getting this much? Yes or no? Yes, sir. Next, VE equal to VB minus 0.7, और तुम इसको लिख दोगे, ओके, VB minus VBE, और that is equal to 2 minus 0.7 equal to 1.3 वोल्ट, ओके। तो VE मिल गया, this is VE, this is VBE, okay, and this is my IE, this is my IC। next IE कितना है? भी सेम होगा by RE, सर IC। सर भी by RE। इसमें पहले VIE निकालोगे, ओके, क्योंकि तुम्हारे हाँ पास सर, ये उसके वोल्टेज है, बाद ओके, VE बाई RE। उसका वैल्यू है ओके 0.867 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट IC is approximately equal to IE equal to 0.867 milliampere, okay। next is VCE equal to VCC minus IC whole into RC plus RE, put this value, it is 22 minus 22 minus VCC, okay, 22 minus IC 0.867 milli into 10 RC plus RE 10K plus 1.5K, ओके। इसको जस्ट कैलकुलेट कर दो, इधर मिली है, ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। के मतलब 10 to the plus 3, ओके, ये है 10 to the minus 3, ओके। सिर्फ 0.867 इंटू 11.5 ये करके 22 से माइनस करना है, ओके। तो ये आ जाएगा 12.03, ओके। तो दैट मीन्स हमारा इतना रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है। उसको कंपेयर करो, एग्जैक्ट एनालिसिस में मेरा इतना आ रहा था और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आ रहा है उतना, तो आर दे ऑलमोस्ट सेम? यस यस सर। ओके। इधर ऑब्वियसली मैं बोला क्या, नहीं वो 99% या 98% मतलब 100% तो मैच नहीं होगा, लेकिन वो उसके पास आसपास ही रहेगा। इधर 0.85 मिली एम्पियर आ रहा था, इसमें 0.867 मिली एम्पियर आ रहा है, तो यू कैन से इट इज ओके, ओके। एंड सिमिलरली इधर 12.22 आ रहा था VCE का कैलकुलेशन, एंड दिस इज 12.03 वोल्ट आ रहा है, ओके, ठीक है।
Yes, the sir. same problem we can check with a different beta value. That means where this condition is not satisfying. Okay, just it is for I mean